हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत खास है। खास क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ 2024 के लिए ए टू जेड प्रिपरेशन। ए टू जेड का मतलब क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन कब आएगी, क्या कौन कौन सी डेट्स को एग्जाम होगा, चाहे वो प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, फाइनल रिजल्ट कब आता है, इस एसबीआई पीओ एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, इन सब के अंदर क्या सिलेबस रहता है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपको टारगेट स्कोर रखना चाहिए और कौन से सोर्सेज फॉलो करके आप इस एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो शुरू से लेके एंड तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डाउट ऐसे होंगे जो इस एग्जाम के रिगार्डिंग आपके मन में होंगे। इस एक वीडियो से आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। बस ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। एक रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज भी अनाउंस करते रहते हैं और चलते भी रहते हैं। इस वीडियो में भी एक सरप्राइज आपको जरूर मिलेगा जो आपकी इस एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत स्मूथ बना देगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो पहला डाउट तो ये क्रिएट हो रहा होगा दिमाग के अंदर कि क्या एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आएगी, क्या एक रेगुलर एग्जाम है और अगर आएगी तो कब आएगी। तो मैं आप सबको बता देता हूं, जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट है वो आपकी अक्टूबर के एंड में कभी भी आ सकती है, अक्टूबर एंड में, या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में आपको ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या ये रेगुलर एग्जाम है? अगर आपके मन में ये डाउट है तो मैं आपको एक वैकेंसीज का ट्रेंड दिखा देता हूं। 2017 में 2313 वैकेंसी है, 2018 में 2000, फिर 2000, 19, 20, 21, 23, 24 और 24 को आनी अभी बाकी है। ठीक है, तो ये एक रेगुलर एग्जाम है, हर बार पेपर होता है और जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती है वो यहाँ पे 2000 रहती है। तो पहला डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर अक्टूबर एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में वैकेंसी आएगी तो फिर हमारे एग्जाम्स कब कब होंगे। तो अगला डाउट ये भी क्लियर कर देता हूं आपका, जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, तो जब भी आपका की नोटिफिकेशन आती है तो उसके 45 डेज के बाद आपका प्रीलिम्स पेपर होता है। तो ये आपका 20 से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में कभी भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका प्रीलिम्स पेपर होगा वो आप 20 से 30 दिसंबर के बीच में कभी भी देख सकते हैं। जो आपका मेंस पेपर होगा ये जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, आपका जो इंटरव्यू होगा वो मार्च में होगा और जो फाइनल रिजल्ट है आपका वो अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहने वाली है, इसी अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है ताकि आप समय रहते सचेत भी रहें और अपनी तैयारी को पुख्ता कर पाए। उसके बाद अगला जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है एसबीआई पीओ का, क्योंकि मैंने ए टू जेड बोला है, मतलब हर एक टाइप के इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले सबसे पहले एक प्रीलिम्स पेपर होता है जिसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। फिर आपका मेंस होगा, इनके बारे में डिटेल में भी मैं बताऊंगा। मेंस के अंदर रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, डीआई और बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में 3 जो है वो राउंड होते हैं, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन, फिर इंटरव्यू और फिर आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। इसको और डीपली समझते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या चीजें रहती हैं। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के और 1 आवर आपको मिलता है, यानी कि 60 मिनट। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। अब आप देखोगे क्वांट के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं, सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट है। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट है। इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के और 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग है। तो टोटल जो है 60 मिनट में आपको 100 सवाल करने हैं। और यहाँ पे जो आपको अपना जो स्कोर है वो टारगेट स्कोर, क्योंकि मैंने पिछले साल की जो पास्ट ईयर्स की कट ऑफ्स देखी हैं उस कट ऑफ के बेस पे मैं बता रहा हूं, तो आपको अपना टारगेट स्कोर यहाँ 65 रखना चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ है वो 60 के अराउंड जाती है। तो मैं +5 ही बोलूंगा यहाँ पे। तो क्योंकि कंपटीशन देखो, अगर 2000 वैकेंसी है तो 13 से 14 लाख बच्चे इस एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं।
तो कट ऑफ अच्छी जाती है तो 60-65 के अराउंड आपको मिलेगी, तो अपना टारगेट स्कोर यहाँ आप मिनिमम 65 जरूर रखिएगा। उसके बाद मेंस एग्जाम की बात करें, में प्री थोड़ा आसान भी होता है, मेंस थोड़ा टफ होता है। पहले तो कंपोनेंट्स जान लेते हैं मेन एग्जाम के अंदर। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के टोटल 40 क्वेश्चन हैं, 50 नंबर के होते हैं, कुछ 1 मार्कर होते हैं, कुछ 2 मार्कर होते हैं। सेक्शनल टाइमिंग 50 मिनट रहती है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कंप्यूटर सिर्फ लिखा हुआ होता है नाम का, कोई सवाल नहीं आ रहा पिछले 2-3 साल से तो बिल्कुल नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वहां क्वांट है, यहाँ डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस है। इसके 30 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। अगेन कुछ क्वेश्चन 1 मार्कर, कुछ 2 मार्कर होंगे, और यहाँ जो सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी वो 45 मिनट मिलेगी। उसके बाद जो आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन है, इसके 50 क्वेश्चन है जो कि 60 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ पे भी आपको जो सेक्शनल टाइमिंग मिलती है वो 45 मिनट मिलती है। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और यहाँ पे आपको जो टाइम मिलता है वो 40 मिनट मिलता है। तो टोटल ये एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। जो पेपर प्रीलिम्स वाला पेपर है ये भी ऑब्जेक्टिव है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ये वाला, जिसमें टोटल 155 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं, और 3 आवर की टाइमिंग है आपके पास। लेकिन इसके तुरंत बाद साथ ही आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 30 मिनट मिलेगी। और इस पेपर के अंदर आपका एक लेटर होता है, एक एसे होता है। एक लेटर, एक एसे, जो कि आपको टाइप करना होता है, और 30 मिनट में टाइप करना है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये दोनों मिलाकर के आपका फिर मेंस एग्जाम होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे प्री में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, तो यहाँ भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 ही रहती है। ठीक है, तो ये आपका मेंस एग्जाम है। प्रीलिम्स के मार्क्स आगे ऐड नहीं होते, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होकर के आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अब मैं फाइनल प्रोसेस की बात करूं, तो आपका जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम जो है वो आपका 250 मार्क्स का था। ठीक है, तो इसको नॉर्मलाइज करके 75 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सपोज अगर आपके यहाँ 100 मार्क्स होंगे तो इसका ये रेशियो बना लेंगे। ठीक है भाई, 250 में से 100 है तो 75 में से कितने बनने चाहिए, उस अकॉर्डिंग आपके नंबर बन जाते हैं। तो यानी 250 को 75 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है उसके 50 मार्क्स होते हैं। देखो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के कोई नंबर नहीं होते, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, ये 20 और 30 के होते हैं, और फिर आपका टोटल 50 में से 25 में इसको कन्वर्ट कर दिया। सपोज आपके अगर यहाँ नंबर 40 आए तो इसका आधा कर दिया जाएगा, क्योंकि 50 का आधा 25, तो 40 का आधा 20। तो इस कुल मिलाकर के आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो 100 मार्क्स में से बनती है। ठीक है, वो किस में से बनती है, 100 मार्क्स में से। तो इस पूरे पेपर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 75-25 में, फिर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। और जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो आपकी 40 से 45 के मिडल में ही कहीं होती है। तो इतना ही स्कोर आपको टारगेट करना है। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने मेंस एग्जाम का टारगेट स्कोर नहीं बताया, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका टारगेट 80 से 90 है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा टारगेट है। आप ये मत सोचो कि 250 में से सिर्फ आप प्री में से 100 में से 60 कह रहे हो, 65 कह रहे हो, लेकिन मेंस में आप 200 में से 250 दोनों मिला करके 250 में से 80-90 कह रहे हो। ऐसा ही होता है भाई, मेंस एग्जाम बहुत टफ होता है, तो कट ऑफ कम ही जाती है, 70-80 के राउंड कट ऑफ रहती है। तो इतना टारगेट स्कोर आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया, ये आपका पैटर्न है। अब बात करते हैं सिलेबस की, 1 बाय 1 जितने भी कंपोनेंट है उन सबका सिलेबस क्या रहता है, क्या आपको टॉपिक टारगेट करने चाहिए प्री और मेंस के अंदर। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे, और ये आपका सिलेबस किसका है, प्रीलिम्स का है। तो प्रीलिम्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वांटिटी कंपैरिजन में सिर्फ बात करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये 3 टॉपिक से ही आपके, इन 3 में से कोई भी 2 आपसे पूछे जाएंगे, और उनके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका 4 शिफ्ट में पेपर होता है, 3 शिफ्ट में पेपर होता है, तो हर एक शिफ्ट में अलग अलग तरीके से आते हैं क्वेश्चन। किसी में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज पूछ लेगा, तो इन तीनों में से कोई भी 2 के 5-5 क्वेश्चन पूछेगा, तो यहां से 10 क्वेश्चन बनेंगे। फिर जो डीआई होगा, इसके 3 डीआई पूछेगा, 15 क्वेश्चन, और जो अर्थमेटिक आपका बच गया उसके 10 क्वेश्चन होंगे, और ये डाटा सफिशिएंसी इसी में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है।
यहाँ तो मैंने की एरिया लिखा है कि इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हुए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं साइड भी हो जाता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आप इसको बाद में आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपको कौन से टॉपिक टारगेट करने हैं प्री में। तो 3 टॉपिक ये पढ़ने हैं, डीआई पढ़ना है और अर्थमेटिक के सारे टॉपिक हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम। अब देखो डीआई के लिए आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए और रेशियो। तो डीआई आपका प्रीलिम्स का बहुत आराम से हो जाएगा। और अर्थमेटिक के टॉपिक्स में से कोई भी 5 टॉपिक यहां सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और अगर आप मुझसे पूछोगे तो परसेंटेज, रेशियो तो आप पढ़ ही चुके हो, इसके अलावा मैं 5 टॉपिक आपको बोलूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, एजिज पार्टनरशिप रेशियो में ही हो जाएगा, पार्टनरशिप का छोटा सा कंसेप्ट होता है, रेशियो में ही हो जाएगा। तो इसके अलावा जो 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं उनमें पहला प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा टाइम एंड वर्क, चौथा आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस और पांचवा जो आपका मन करे वो पढ़ लो। ठीक है, तो 3 टॉपिक ये डीआई और 5 टॉपिक अर्थमेटिक के, प्रीलिम्स में 30+ स्कोर आपका आएगा अगर आप इतना कर लेते हो। ठीक है जी, उसके बाद अब मेंस एग्जाम की बात करेंगे। तो यहाँ पे पूरा डीआई बोला है उसने। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन आपके या तो बहुत लेंदी होंगे, ऐसा नहीं है कि नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है लेकिन वो बहुत लेंदी होता है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलेगा तो बहुत घुमा के वेरिएबल्स की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको देगा, सीधा सीधा रूट निकालने वाला क्वेश्चन नहीं होगा। मोस्टली फोकस उसका यहाँ पे किस पे रहता है, डीआई पे। तो डीआई के ही क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। तो डीआई में क्या क्या, जैसे टेबल बेस्ड डीआई, पाई चार्ट बेस्ड डीआई, लाइन चार्ट बेस्ड डीआई, बार चार्ट बेस्ड डीआई, मिक्स चार्ट बेस्ड डीआई। आपको लगता होगा कि सर ये तो बहुत आसान है, आप तो कह रहे हो कि बहुत टफ है। तो इतना आसान नहीं देगा कि एक टेबल दिए सिंपली डाटा कैलकुलेट कर लीजिए, वेरिएबल पे बेस्ड होगा, मिक्स होगा। एक टेबल, एक पाई चार्ट उठा के बहुत कैलकुलेटिव और उनके अंदर भी मिसिंग डाटा डाल दिया, टेबल है उसमें कुछ वेरिएबल मिसिंग है, पाई चार्ट में कुछ वेरिएबल मिसिंग है। तो मतलब अच्छा खासा लेवल होता है। आप ये मान के चलो कि एक बच्चा अगर 12 से 15 नंबर ले ले मेंस एग्जाम के अंदर क्वांट में 50 में से, तो ये माना जा रहा है कि उसका अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो इस टाइप का लेवल होता है। उसके बाद कैसलेट डीआई। ठीक है, और कैसलेट भी आसान नहीं है, इसमें फिलर बेस्ड ये वो बहुत सारा होगा। रडार बेस्ड डीआई, अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक पे बेस्ड डीआई हो सकता है, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन और कुछ नए पैटर्न के। हमेशा एक आध ऐसा डीआई आपको मेंस पेपर में देखने को मिलेगा ही जो अनप्रडिक्टेबल होगा, पहले से आप नहीं जानते होगे, जानबूझ के डालता ही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मेंस के लिए। ठीक है, जिसका नाम होगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब बात करेंगे रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन प्रीलिम्स में होंगे और मेंस में फिर क्वेश्चन की संख्या शायद 40 थी, 40 हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन से टॉपिक है, ये प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम। तो प्रीलिम्स में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट एंड अपोजिट पेयर। अब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, बट इतना बता दूं कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं 35 में से, और बाकी इन टॉपिक से मिसलेनियस होते हैं, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, इन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने डाला है कि इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए प्रीलिम्स के लिए कौन सी चीजों को ध्यान रखें। जैसे यहाँ कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर कंडीशनल नहीं पूछेगा, लॉजिकल मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि चाइनीज कोडिंग ही पूछेगा। मशीन इनपुट आउटपुट के अंदर मिक्स लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, सिलोगिज्म के अंदर ओनली, फ्यू और ओनली का कंसेप्ट, इनइक्वालिटी के अंदर रिवर्स और कोडेड इनइक्वालिटी, और डायरेक्शन के अंदर कोडेड पजल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ फैमिली ट्री और रैंकिंग के अंदर कंपैरिजन ऑन, और सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो सर्कल पे, स्क्वायर पे, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, यही ट्रेंडिंग में है और इन्हीं पे सवाल आते हैं। उसके बाद अगर बात करोगे पजल्स की, तो कैटेगरी, कंपैरिजन, डेजिग्नेशन, बॉक्स, डे, मंथ, ईयर, फ्लोर एंड फ्लैट, ये पजल्स जो हैं ये ट्रेंडिंग में है और इन्हीं पे सवाल आते हैं। ये कहानी किसकी है, प्रीलिम्स की। उसके बाद अब प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ टॉपिक्स में अंतर सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे पहली चीज तो ये देखो, सेक्शन का नाम होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, नाम मात्र के सवाल होंगे, फिर भी अगर किसी को कंप्यूटर पढ़ना है, ना के बराबर ही सवाल होते हैं, तो ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे। अब अगर मैं प्री और मेंस के रीजनिंग की सिलेबस की बात करूं तो अंतर सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग का है। मेंस के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग भी होगी, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन,
आर्ग्यूमेंट, ठीक है भाई, ये टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और बाकी वो टॉपिक भी रहेंगे जो प्रीलिम्स में थे, लेकिन लेवल बढ़ गया होगा। सिलोगिज्म रिवर्स पूछ लेगा, कोडिड पूछ लेगा, जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है कैटेगरीज वही रहेंगी, उसी टाइप की रहेंगी, लेकिन लेंदी होंगी, मुश्किल होंगी। तो ये डिफरेंस है प्री और मेंस में। सिर्फ एक चीज ऐड हुई है, क्रिटिकल रीजनिंग, लेकिन लेवल में दिन रात का फर्क होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश में भी सेम चीजें हैं, प्री और मेंस में ज्यादा अंतर नहीं है, तीनों वर्टिकल से सवाल हैं, ग्रामर से भी हैं, वोकैब से भी हैं और कॉम्प्रिहेंशन से भी हैं। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर अगर मैं बात करूं, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजमेंट, ठीक है। अगर ये 4-5 टॉपिक की बात कर लें और स्पॉटिंग एरर, ये 5 टॉपिक से ही आपके 25 सवाल आपको पेपर में मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स का सिलेबस पूरा है, सारा का सारा कंप्लीट ग्रामर होगी आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और इसके अलावा टेंसेज, मोडाल, सब कुछ रहेगा। आपको ग्रामर एक बार कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक है। वोकैबुलरी आपको करनी ही करनी है। आपको इडियम्स फ्रेजेस से सवाल होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो सकता है जो कॉम्प्रिहेंशन में ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन आपका रहता ही रहता है। तो ये आपको प्रीलिम्स में तीनों वर्टिकल पे काम करना है। और सेम अगर मेंस के लिए भी बात करूं तो तीनों वर्टिकल ही है भाई, ठीक है। तो फिर फर्क क्या है, क्वेश्चंस का फर्क है ना। यहां लेवल हाई कर देगा, यहां मिक्स कर करके दे देगा क्वेश्चन, ठीक है। एक किसी रीअरेंजमेंट के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें डाल देगा, यहां कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब मिक्स करके मुश्किल सवाल बना देता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज प्री और मेंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपका है बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस। तो करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर ये सारी टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नेशनल करंट अफेयर है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है, स्टेट करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स की कोई न्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, कोई एग्रीमेंट है, बुक एंड ऑथर, समिट एंड कॉन्फ्रेंसिस, डिफेंस की न्यूज है, साइंस एंड टेक की न्यूज है, बैंकिंग इंश्योरेंस न्यूज है, स्टैटिक जीके, रैंक रिपोर्ट इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में किस में क्या रैंक है, इंडिया की या किसी और देश की पूछ सकता है, बिजनेस इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है, इंपॉर्टेंट डेज और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, थीम रिलेटेड फैक्ट न्यूज हैं, ओबिचुरीज हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो सकती है, इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड ऑनर और यूनियन बजट पे क्वेश्चन हो सकते हैं, एप्स, पोर्टल, स्टैटिक बैंकिंग, कमेटीज, आरबीआई, इंटरनेशनल लोन। तो यहाँ पे आपको पास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, ठीक है। तो 6 महीने की करंट अफेयर पे आपकी अगर पकड़ अच्छी होगी तो आप करंट अफेयर वाले सेक्शन को हैंडल कर लेंगे, पर 6 महीने की करंट अफेयर आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैक्सिमम स्कोरिंग सेक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे एक पार्ट अभी बचता है जो है आपका डिस्क्रिप्टिव वाला, ठीक है। कौन सा पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव वाला। और डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन होंगे, एक आपके पास ऐसे होगा और एक आपको लेटर लिखना होगा, ठीक है। ये टाइप करना होता है, 30 मिनट मिलते हैं आपको। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ऐसे का कोई भी टॉपिक दे देगा आपको, लेटर कोई भी हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रिपेयर कैसे करना है वो अभी बात करेंगे सोर्सेज में, मैं आपको बताऊंगा अभी सारी डिटेल। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या आपका सिलेबस होता है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको पता होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिया मैंने प्री और मेंस में, ठीक है जी। चलिए अब हाउ टू प्रिपेयर, ये प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान। उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा प्रिपेयर प्रीलिम्स प्लस मेंस साइमल्टेनियसली फ्रॉम डे 1। आपको प्री और मेंस की तैयारी पहले दिन से करनी है, ये नहीं कि पहले प्री की कर लेता हूं बाद में मेंस की करूंगा, तो ये बिल्कुल गलत रास्ता होगा। आपको दोनों की एक साथ करनी है, ठीक है। अंडरस्टैंड द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, दोनों का सिलेबस के अलग अलग पहलू है, मैंने अभी आपको दिखाया भी है प्री में क्या टारगेट करना है, मेंस में, तो दोनों के सिलेबस को समझना जरूरी है। अपने टॉपिक्स को, प्रायोरिटी टॉपिक्स को डिसाइड करिए कि प्री में सिर्फ इन्हीं टॉपिक पे काम करना है, मेंस में इन टॉपिक पे काम करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस ट्रिक इन क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर देखो हमेशा ध्यान रखिएगा ये सीक्वेंस रहेगी। सबसे पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद आपको ट्रिक्स पे काम करना है, क्योंकि तब तक आपकी जो स्पीड है वो नहीं बनेगी। फिर आपको कंसेप्ट पे काम करना है, क्योंकि अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप मेंस एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, वो ट्रिक से काम नहीं होगा वहां पे। और फिर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जादू है जो आप बच्चे जो भी फॉलो करेगा वो इस एग्जाम में सफलता हासिल कर सकता है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ट्रिक्स, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में दोनों चीजें जरूरी है। चौथी चीज यहां पे मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश और जीए जो होते हैं वो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोर बच्चे इंग्लिश में और जीए में ही करते हैं। मैं आप यकीन नहीं मानोगे, प्री में 30 आउट ऑफ 30 भी कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो दोनों चीजों पे आप फोकस करिएगा। करंट अफेयर आपको डे 1 से प्रिपेयर करना है। ये नहीं है कि मेंस रिजल्ट, प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू करेंगे तब जाके करंट अफेयर पढ़ेंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि पेपर होने से 15 दिन पहले रिजल्ट आता है। तब तक आप क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर लोगे? ठीक है ना, तो बहुत मुश्किल होगा। करंट अफेयर बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एकदम नहीं होगा, डे 1 से ही प्रिपेयर आपको करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे भी फोकस करिएगा। जो आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें एक ऐसे एक लेटर है, वो भी ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में जाकर के जब मेंस एग्जाम होने को होगा तब कर लोगे, नहीं, पहले से न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ना शुरू करिए, देख देख के लिखना शुरू करिए, टाइपिंग की आपकी स्पीड होनी चाहिए, तब तक नहीं होगा। तो इन चीजों पे आपको काम करना है। ठीक है, डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट और ओवर अटेम्प्ट। मॉक टेस्ट जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको ये बताते हैं कि आपकी तैयारी में कितनी कमी है, अपने आप को जज करने का बहुत अच्छा साधन है मॉक टेस्ट। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन ओवर अटेम्प्ट मत करिएगा। मॉक टेस्ट अगर आप प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते हैं, एक मॉक टेस्ट आपने दिया, 1 घंटे का मॉक टेस्ट है, 2 घंटे एनालाइज करने पर लगाइए, देखिए कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, आपने किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को हैंडल किया, वो सीक्वेंस गलत तो नहीं थी, जो आपने मिस्टेक्स किए उनको एक पेज पे लिखिए, वो सेम मिस्टेक अगले टेस्ट में नहीं होनी चाहिए, उनको इंप्रूव करिए। लेकिन हम मॉक टेस्ट कैसे देते हैं? मॉक टेस्ट दिया, अटेम्प्ट किया, उसके बाद बंद, आगे बढ़ गए। ये कोई तरीका नहीं होता है मॉक टेस्ट देने का। कुछ लोग क्या करेंगे, डे 1 से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक मॉक टेस्ट दिया, 30 नंबर आ गए, और फिर सीना चौड़ा करके बोलेंगे देख तेरा भाई के बिना पढ़े 30 नंबर आ गए, तेरी बहन के बिना पढ़े ही 30 नंबर आ गए। उस भाई बहन के 30 से 35 होने में 1 साल लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, उसे ये लग रहा है कि बिना पढ़े इतने आगे मैं तो दुनिया तोड़ फोड़ दूंगा, और वो अपनी गलतियों पे काम ही नहीं करता, वो सीखता ही नहीं है, वो अपना सिलेबस कभी कवर नहीं करता है, तो वो पीछे रह जाता है। तो ये गलती मत करिएगा, अपनी गलतियां, एक स्टूडेंट के अंदर जब ये भाव आ जाता है ना कि कंप्लीट हो गया सब कुछ, कॉम्पिटिटिव फील्ड में कभी कंप्लीट नहीं होता है दोस्त, कभी भी नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ गैप रहेगा जिसे आपको भरना होगा। आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, अच्छा सोचते रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहेंगे, आप सफल हो जाएंगे। तो दोनों गलतियां मत करिएगा। ये भी नहीं है कि मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो नंबर कम आएंगे, इस डर के हमारे मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, वो भी गलत है। ज्यादा भी नहीं देना है और ऐसा भी नहीं है कि दे ही ना। ठीक है, प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसा माना जाता है कि मैथ रीजनिंग ये तो सारा ही प्रैक्टिस का ही गेम है, बट प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। पहले आप सीखिएगा अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, देन गो। अब जो एग्जाम होता है ना, वो तो सिर्फ एक प्रूव करने का साधन है। असली तो बच्चे को घर पे ही पता चल जाता है कि तेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं, जब वो पढ़ रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है। पेपर में तो सिर्फ दुनिया को दिखा के आना है कि ये ले 70 नंबर मार दिए और अब सेलेक्ट करो मुझे, लेकिन घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी फायदा है। ठीक है, फॉलो द राइट सोर्सेज, ये बहुत जरूरी है। हम किसी भी भाव में इमोशनली अटैच होके या कुछ भी उठा के जो रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको समझना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, सिलेबस की समझ करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, एग्जाम का लेवल देखो, उसके अकॉर्डिंग अच्छे सोर्सेज फॉलो करिएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एट द एंड में आपको बताऊंगा सोर्सेज। सोर्सेज में जो सबसे बेहतरीन है वो है हमारे चैनल पे चल रही फ्री क्लासेज, टारगेट एसबीआई पीओ 2024 लाइव फ्री क्लासेज। ये 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है। क्वांट भी है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, करंट अफेयर है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी होगा, सब कुछ होगा, कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कवर्ड है, प्री का भी मेंस का भी, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप जाइए हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। मॉर्निंग में 9:30 पे मैथ की क्लास होती है डेली, 9:30 टू 10:30। रीजनिंग की क्लास दोपहर को होती है 1:30 से 2:30। इंग्लिश की क्लास 4:30 से 5:30 PM होती है। और जो करंट अफेयर है वो आपको सैटरडे को मिलता है पूरा वीक का। ठीक है, ये जो क्लासेज हैं ये मंडे टू फ्राइडे होती हैं। सैटरडे संडे रखा है करंट अफेयर और प्रैक्टिस के लिए।
यानी कि रिवीजन के लिए, और कॉम्प्रिहेंसिव है पूरा, प्री मेंस दोनों। आप जाओ, प्लेलिस्ट है अलग अलग, मैथ की अलग प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की अलग है, इंग्लिश की अलग है। उन प्लेलिस्ट को खोलो अभी हमारे ही चैनल पे, इसी पे, और जाकर के पिछले लेक्चर देखो। हर एक लेक्चर सीक्वेंस के साथ कवर्ड है। आज से शुरू कर रहे हो, लेक्चर 1 से शुरू कर लो। अगर ना मजा आए तो मुझे कहना। तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जहां पे आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी फ्री में। सारी क्लासेस फ्री है, डेली लाइव क्लास होती है, आपको जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद जो सोर्सेज हैं और इन सारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर की पीडीएफ, इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ, हर एक टाइप की नोटिफिकेशन की अपडेशन, सब कुछ मिलता है आपको हर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। मैं सिर्फ एसबीआई पीओ की बात नहीं कर रहा हूं। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको ये चीज मिल रही है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सदुपयोग करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। फैकल्टी बहुत मेहनत कर रही है, प्री मेंस दोनों बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जिनको लगता है कि सर मुझे बुक से ही पढ़ना है, तो बुक्स भी मैं बता देता हूं। जैसे ये क्वांट के लिए बुक है आर.एस. अग्रवाल, बहुत बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपकी थोड़ा अपडेटेड लेवल है, लेकिन इसमें लेवल 3 मत करना। ये अरुण शर्मा बुक है कैट के लिए, अभी तो नेक्स्ट एडिशन भी आ गया इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लेवल 1 और लेवल 2 ही करना है। ठीक है, उसके बाद डीआई आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे एक चीज और ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने ये बुक बता दी है, बुक्स की एक दिक्कत है, अपडेटेड नहीं होती है बहुत जल्दी। ठीक है, और बहुत बल्कि हैं, आप फिल्टर नहीं कर पाओगे चीजों को। तो उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, तो टेस्ट सीरीज से भी आप हमारी से जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द आपके सामने टेस्ट सीरीज आ जाएगी, हम बना रहे हैं इसी वीक। आपको जो है वो टेस्ट सीरीज भी हमारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जहां पे अपडेटेड हर टाइप की चीजें होंगी। तो ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, नेक्स्ट वीक आपको हमारी टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज, क्लासेस फ्री में चलेंगी, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज जो बहुत एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वहां से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं। टेस्ट सीरीज नहीं लेनी, इन बुक से पढ़ सकते हो, बट अपडेटेड नहीं होगा, और पेपर में जनरली जो चीजें ट्रेंडिंग में वही आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के लिए ये वर्बल नॉन वर्बल आर.एस. अग्रवाल, ये कैट वाली बुक है फिर से लॉजिकल रीजनिंग के लिए, और प्रैक्टिस पजल्स वगैरह आप इस बुक से कर सकते हैं। लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा, अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की जो चीजें आ रही हैं वो बुक्स में थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है, तब तक फिर दूसरे टाइप की अपडेटेड चीजें आ जाती हैं। ध्यान रखिए। इंग्लिश के लिए आप ये जनरल इंग्लिश, ये वाली बुक, और इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेन एंड मार्टन, ये फॉलो कर सकते हो। आप देखो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए और करंट अफेयर के लिए, ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, एक बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर मुझे इंग्लिश अच्छी करनी है तो मैं क्या करता हूं, मैथ इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर देता हूं। कभी नहीं होगी दोस्त। मैथ जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हो उसी लैंग्वेज में पढ़ो, रीजनिंग जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हो उसी में पढ़ो। इंग्लिश इंग्लिश सीखने से अच्छी होगी। आपको एक बार ग्रामर पूरी कंप्लीट करनी चाहिए बहुत अच्छे से। करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा तो इंग्लिश का भी बेनिफिट हो जाएगा, करंट अफेयर भी अच्छी हो जाएगी, नहीं। आप दो न्यूज़पेपर उठा लो, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, पहले हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ दो पूरा, उसके बाद फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर, समझ में भी आएगा और आपके लिए बेस्ट भी होगा। आर्टिकल्स वगैरह जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि पेपर की लैंग्वेज और द हिंदू के जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी लैंग्वेज सेम होती है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और जब भी आप पढ़े आर्टिकल्स को, रीडिंग और स्किमिंग, रीडिंग का मतलब आप बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना है, स्किमिंग का मतलब आपको ओवरव्यू करना है। तो वो चीज ध्यान में रखिएगा, आपको ओवरव्यू भी करना आना चाहिए, और आपको, क्योंकि प्री में जो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो ओवरव्यू से काम चल जाएगा, मेंस में जो क्वेश्चन होंगे उनमें डीपली अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप मंथली करंट अफेयर भी, कोई भी मैगजीन भी फॉलो कर सकते हो, जो मर्जी। हमारे चैनल पे भी वीकली करंट अफेयर आपको मिलते हैं, और पिछले महीनों के भी कवर हो जाएंगे। हम जून से लेकर के सारे मंथ के जो करंट अफेयर है वो कवर करेंगे, और वीकली तो आपको मिलते ही मिलते हैं सैटरडे को। इसके अलावा अलग से भी आपको सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में फॉलो कर सकते हो। टेस्ट सीरीज हम लेके आ रहे हैं, अभी वेट करिएगा, इसी वीक हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। ठीक है जी, चलिए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है कि क्या एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट होगी, क्या कब आपके एग्जाम हो सकते हैं, कब क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, इसका कितनी वैकेंसीज आती हैं, कौन सा सिलेबस
पूरे अच्छे से डिफाइन कर दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, सोर्सेज बता दिए, स्ट्रेटेजी बता दी। तो ये A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू SBI PO एग्जामिनेशन। उम्मीद करूंगा आपको बहुत सारा बेनिफिट हुआ होगा। हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट क्लासेज आपको यहाँ पे मिल रही हैं जो कि लाइव होती है, मैंने आपको बता भी दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। ठीक है, मैं एक 2 घंटे की एक लाइव स्ट्रेटेजी वर्कशॉप भी लेता हूं, जहां आप लाइव मुझसे चैट कर सकते हो, इन सब से रिलेटेड बातें पूछ सकते हो। ये और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप इस स्ट्रेटेजी वर्कशॉप में भी इनरोल कर सकते हो, ये भी बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप बहुत बेहतर फील कर रहे होंगे और आने वाले इस एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होकर के अपनी जो भी पोटेंशियलिटी है उसको बाहर निकालेंगे, प्रिपेयर करेंगे और एक दिन सेलेक्ट भी होंगे। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। एंड में एक बात बोलूंगा, अगर आपको SBI PO एग्जाम से लेकर रिलेटेड कोई भी पेन पॉइंट है, आपको लगता है कि मुझे इस चीज में दिक्कत आती है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिएगा। जिस भी पॉइंट को लेकर आपको दिक्कत आ रही है, कौन सा पेन पॉइंट है जो आपको तंग कर रहा है, ऐसा पॉइंट कि मुझे करंट अफेयर में दिक्कत आती है, मैथ में, रीजनिंग में, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पेन पॉइंट पे बनाएंगे। तो आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बाय बाय।